हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ये जो भी आपको आंसर की देने वाली हूँ या जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आंसर उसका क्वेश्चन का गलत बताया गया है या जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, तो मैं उस चीज को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगी। आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है या आगे फर्दर कुछ और आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न रहेगा हमारा वो है, Hund's rule of maximum multiplicity can be defined in a number of ways. Choose the incorrect statement from the given option. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है इन सभी ऑप्शंस में। तो आप देखना है कि Hund's rule इनमें से कौन सी लाइन जो है वो फुलफिल नहीं करे, कौन से ऑप्शंस हैं जो नहीं Hund's rule को फुलफिल करेंगे। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एज मेनी ऑर्बिटल एज पॉसिबल ऑफ एन इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, वो कोशिश करता है कि जितने ऑर्बिटल उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे उनको सिंगल सिंगल फिल करने की कोशिश करे। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिंगल फिल करने की कोशिश करते हैं ऑर्बिटल्स को। द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एनर्जी लेवल इज मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, क्योंकि पेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो लेवल होगा एनर्जी लेवल वो मैक्सिमम होगा, ना कि पेयर्ड का। इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू ऑक्यूपाई सेपरेट ऑर्बिटल सो दैट दे हैव द पैरेलल स्पिन। ये बिल्कुल करेक्ट है, वो सब पहले सेपरेट ऑर्बिटल ही ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। और हमें अब बताना है कि इनमें से कौन, तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंड, फॉर कॉपर एटम द Z इफेक्टिव, यानी जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है फेल्ट बाय इट्स 3d इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉन एंड एट द पेरिफेरी ऑफ कॉपर एटम विल बी रिस्पेक्टिवली एज गिवन। तो वैसे तो इनको कैलकुलेट किया जाता है, इनकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है, लेकिन अगर फिर भी हम लोग एक थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हमें पता है जो 3d ऑर्बिटल होगा वो अंदर रहेगा, फिर फर्दर 4s बाहर होगा। तो जो ऑर्बिटल अंदर है वो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा फील करेगा, तो यानी उसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो वेल ऑब्वियस कि जो 3d का जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फिर 4s, और फिर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट में प्रेजेंट है उनका तो फिर और कम। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा सेकंड क्वेश्चन का वो होगा आंसर नंबर ए, दैट इज 7.85, 3.70 और 335। ये रहेगा 3d, 4s और जो पेरिफेरी वाले कॉपर के एटम के इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी आर गिवन एज AA 81 किलो कैलोरी पर मोल, BB 64 किलो कैलोरी पर मोल and AB 76 किलो कैलोरी पर मोल. If the electronegativity of the element A is 2.81, then the electronegativity of the B may be approximately as. तो हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे निकलेगा ये। तो सबसे पहले हम जो एनर्जी डिफरेंस है उसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आएगा डेल्टा ई का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो एनर्जी दी गई है ए बी मॉलिक्यूल की उसको हम माइनस करेंगे अंडर रूट ऑफ ए एंड बी बी। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू दी गई थी वो 76 थी और हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू है 81 है और बीबी मॉलिक्यूल की 64 है। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 76 और यहाँ आएगा मेरे पास 5184 और ये जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज 76 और ये 72 का रूट होता है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 4 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमारे पास एनर्जी निकल गई। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वो हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज 0.208 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस होता है। अब 0.208 और ये मेरे पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 4 और जो 4 का अंडर रूट होता है वो है मेरे पास 2। तो यहां हमारे पास ये आंसर आता है जो कि फर्दर आएगा मेरे पास 0.416। अब ये हमने मोड लिया है तो यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। हमें दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, एक बार माइनस करके और दूसरी बार प्लस करके। तो मुझे जो ए है आपके पास, जो ए आपका एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, हमें सिर्फ बी की फाइंड करनी है। तो अगर हमें बी की फाइंड करनी है तो हमें एक्स ए में एक बार हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को प्लस करेंगे 0.416 और अगर हमें फर्दर दोबारा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहां से माइनस करना पड़ेगा एक्स ए की वैल्यू से, क्योंकि हमने मोड लिया है। वैल्यू दोनों में से कोई भी हो सकती है, जो ऑप्शन में करेक्टली मैच करेगी उसी को फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी दैट इज 2.81 प्लस 0.416 एंड दिस इज 2.81
प्लस 0.416, जो कि यहाँ आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 2.4 और यहाँ आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.2। तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, तो हमारे जो ऑप्शन में है वो 2.4 की जो वैल्यू है वो मैच करेगी। हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपके पास 2.4 की वैल्यू, 3.0 भी है लेकिन हमारे पास 3.2 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है 3 से, तो 2.4 इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास फोर्थ, प्रिडिक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द कॉन्फ़िगरेशन शेप ऑफ ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। तो मुझे ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जो ब्रोमीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। 7 में से जो 3 है वो 3 क्लोरीन के साथ वो शेयर कर लेगा, बचेंगे 4। तो जो 4 हैं वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में अटैच होंगे। तो अब ये ज्योमेट्री कौन सी होती है? दिस इज कॉल्ड टी शेप ज्योमेट्री, इसे हम टी शेप ज्योमेट्री बोलते हैं। और यहाँ 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो 4 का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे और एक टी शेप ज्योमेट्री बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ, अ नोडल प्लेन कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नोडल प्लेन होता है वो उनमें से किस में होता है? सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में आपको कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। डेल्टा बॉन्ड में आपके पास 2 नोडल प्लेन होते हैं और पाई बॉन्ड के केस में हमारे पास 1 नोडल प्लेन होता है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है उसमें 2 नोडल प्लेन होते हैं, एक तो होगा ही होगा लेकिन एक और होता है इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अराउंड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन शोइंग नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर। तो इनमें से किसको जब हम क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, वो डिसॉल्व होगा लेकिन डिसोसिएट नहीं होगा आयन में और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन में था अल्कोहल, पोटाश आलम, ग्रीन विट्रियोल या इंडियन सॉल्पेट्रे। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा अल्कोहल। अल्कोहल एक नॉन पोलर कंपाउंड है, बाकी पोटाश आलम डबल सॉल्ट है, वो भी डिसोसिएट होगा। ग्रीन विट्रियोल और इंडियन सॉल्पेट्रे ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये भी डिसोसिएट होंगे पानी में, लेकिन अल्कोहल एक नॉन पोलर कंपाउंड है, वो पानी में जाके डिसोसिएट नहीं होगा, आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से किसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी? तो हमारे पास ऑप्शन था HF, मिथेनॉल, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और मीथेन। तो आपके पास यहाँ हमें बहुत इजी आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड और जो मिथेनॉल है क्योंकि वो अल्कोहल है तो वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएंगे, बाकी इनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। Next question is question number 8. Among the given compound lithium chloride, rubidium chloride, beryllium chloride and magnesium chloride, the compounds with the greatest and the least ionic character are respectively as. तो किसका ionic character सबसे ज्यादा है और किसका ionic character सबसे कम है, हमें ये बताना है। तो इसे हम फजान रूल से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिथियम पॉजिटिव है और Cl क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ रुबीडियम पॉजिटिव है और यहाँ Cl नेगेटिव। यहाँ आपका बेरिलियम 2 पॉजिटिव है और यहाँ आपके पास मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव है, Cl आपके नेगेटिव है। तो एनाइन सबके सेम है, तो एनाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें है केटाइन से लेना देना। तो हमें पता है कि जो आपके पास क्या रहेगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट केटाइन होगा और लार्जेस्ट एनाइन होता है और जिसके पास चार्ज ज्यादा होता है और सूडो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनके पास हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी होती है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, आयनिक नहीं। तो हमें बस उल्टा देखना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो रुबीडियम है, जो केटाइन सबसे बड़ा है यहाँ, जो रुबीडियम के पास आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। रुबीडियम क्लोराइड के पास लिथियम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा क्योंकि उसका जो साइज है केटाइन का वो बहुत छोटा है। और बेरिलियम और मैग्नीशियम में जिसके पास सबसे ज्यादा चार्ज होगा और चार्ज भी ज्यादा, दोनों के पास 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव है, तो इसका लीस्ट होगा। लेकिन जो बेरिलियम का है साइज बहुत छोटा है, तो आपके पास ऑप्शन बी ही आएगा अकॉर्डिंग टू फजान रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर फैक्टर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन इज। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बीच में जो मेजर फैक्टर है डिफरेंस का वो क्या है? ऑप्शन में था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अलाइनमेंट ऑफ प्रोटॉन स्पिन, अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो हम क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस का स्पिन, अगर दोनों ही जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास दिए गए हैं, जब वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2, तो अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो हम इसे ऑर्थो बोलेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो हम बोलेंगे पैरा। लेकिन हमें ऐसा न्यूक्लियस नहीं दिया, हमें प्रोटॉन दिए हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन, तो बेसिकली वही स्पिन कर रहे होंगे। उसको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 10, लिथियम रिसेंबल मैग्नीशियम इन सेवरल रिस्पेक्ट, क्योंकि दोनों ही डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं तो दोनों की मैक्सिमम प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, हमें यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। हमारे पास ऑप्शन में था लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बोथ आर डेलिक्यूसेंट, दिस इज करेक्ट, दोनों ही डेलिक्यूसेंट होते हैं। आगे देखेंगे लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ डिकम्पोजेज वाटर ओनली स्लोली लिबरेटिंग हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है, मेटल क्या करती हैं, ठीक है, वाटर को ये डिकम्पोज करेंगी और क्या करेंगी, हाइड्रोजन को लिबरेट कराती हैं, लेकिन स्लोली, ये भी ठीक है। हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये गलत है, दोनों के हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ फॉर्म ओनली द मोनोऑक्साइड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपके पास हमें पता है लिथियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मोनोऑक्साइड ही बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा, बिकॉज दे फॉर्म वीक बेसिस, not the stronger one. Next question is question number 11. The highest occupied energy band is valence band, while the lowest unoccupied energy band is a conduction band. The gap between the top of the आपका बैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज एनर्जी गैप। द एनर्जी गैप फॉर डायमंड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें बोल रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है, जो आपके पास बैलेंस बॉन्ड होगा, और नीचे आपके पास क्या होगा, लोएस्ट ऑक्यूपाइड, वो होगा आपके पास कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो ये पूछ रहे हैं कि किसमें एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, ये डायमंड का कितना होगा, सिलिकॉन का कितना होगा और जर्मेनियम का कितना होगा। तो इसको भी कैलकुलेट ही किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं वही बोल रही हूँ कि इसमें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते तो इजीली हो जाना था। हमें पता है कि डायमंड इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो एक तरह का इंसुलेटर होता है, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। दैट मीन कि जो एनर्जी गैप है, यानी जो कंडक्शन बैंड से जो बैलेंस बैंड में उसने जंप करना है, ठीक है, वो आपके क्या है, बहुत ही स्लो है, यानी बहुत ही कम है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। तो डायमंड का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा बड़ा होगा, दैट मीन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 530। और 530 दो ऑप्शन में सबसे आगे, एक ए में है और आपके डी में, और बी और सी तो आपके ऐसे ही गलत हो जाते हैं। फिर उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे। तो जो सिलिकॉन है, ठीक है, और जर्मेनियम, तो जर्मेनियम में जर्मेनियम ज्यादा कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा, सिलिकॉन के कंपैरिजन। तो सिलिकॉन का आएगा 106 और इसका आएगा 67 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। Next question is 12. Special variety of glass which is achieved by incorporating cesium oxide to cut off ultraviolet rays is called, तो एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है जो कि सीजियम ऑक्साइड से बनाया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में था वो था पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, जेना ग्लास या क्रूक्स ग्लास। तो ऑप्शन है आपके पास डी, क्रूक्स ग्लास। इनको बहुत सारे मतलब कि चश्मे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्रूक्स ग्लास को, ताकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, हार्मफुल जो रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब कर ले और किसी पर्सन को हार्म ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. All the BN bonds in borazine are equal. This is the correct statement. Inorganic benzene is less reactive than benzene. This is the incorrect statement. Inorganic benzene बहुत ज्यादा reactive होती है benzene के comparison. Benzene is a very stable molecule. नेक्स्ट आता है इन बोराजीन नेगेटिव चार्ज इज कैरिड आउट बाय बोरोन्स. नहीं, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो बैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ बोथ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम इन बोराजोल आर sp2 हाइब्रिडाइज. तो जो आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे बोराजीन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है फास्फोरस के एलोट्रॉप के बारे में. ऑप्शन नंबर ए था ब्लैक फास्फोरस इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस. दिस इज करेक्ट. व्हाइट फास्फोरस बर्स्ट इनटू फ्लेम इन एयर टू इल्ड P4O10. यस, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, ब्लैक फास्फोरस सबसे कम रिएक्टिव होती है. उसके बाद हमारे पास आता है रेड फास्फोरस ऑन हीटिंग 300 डिग्री सेल्सियस इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इल्ड व्हाइट फास्फोरस. ये गलत है, वो आपके पास बनाएगी ब्लैक फास्फोरस. वो रेड फास्फोरस कभी भी व्हाइट फास्फोरस नहीं बनाती है हीटिंग पे. जब हम 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं वो क्या बना देगी, ब्लैक फास्फोरस बनाएगी. एंड व्हाइट फास्फोरस वैक्सी सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल. दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 14 का, वो हमारे लिए बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. यही स्टेटमेंट यहाँ गलत है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15. सेवरल फ्लोराइड्स एंड ऑक्सोफ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनोन एक्सिबिट एसिडिक बिहेवियर. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग लुईस एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग गिवन स्पीशीज. तो जो ज़ीनोन के फ्लोराइड्स और ऑक्सोफ्लोराइड होते हैं दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. अब क्योंकि सबसे पहले सेंटर एटम की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट. जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही स्ट्रांग वो एसिड बिहेव करेगा, और जितने ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो उतना ही स्ट्रांग एसिड बिहेव करेगा. अगर हम बात करेंगे आपके पास F4 हो गया, यहाँ F6 हो गया, F4 यहाँ है, F2 यहाँ, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो जिसके पास जितने ज्यादा फ्लोरीन होंगे वो उतना ही क्या होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. लेकिन सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे. तो यहां अगर हम ज़ीनोन F4 की बात करें तो ज़ीनोन F4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, आपके पास +4 आएगा ज़ीनोन का, यहां आएगा +6, और यहां बात करेंगे तो +4 और यहां भी कितना आएगा, +6. तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा. यहाँ 6 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल लगे हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4 है, लेकिन इसकी जो XeF4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है और इसकी +6, तो हम इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे. और यहाँ तो सिर्फ 2 ही फ्लोरीन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरी एंडोर्स दैट एन इंडिकेटर इज अ वीक बेस और अ वीक एसिड दैट शो अ चेंज इन कलर इन अ टाइट्रेशन ड्यू टू द चेंज इन pH. तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी थ्योरी बताती है जो आपके पास की इंडिकेटर, अगर आपने क्या लिया है वीक बेस और वीक आपका एसिड लिया है तो ये कलर चेंज शो कर देगा टाइट्रेशन में ड्यू टू द चेंज इन pH. तो इससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन में थे लुईस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, ऑसवाल्ड थ्योरी और ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट. तो हमें पता है कि ऑसवाल्ड थ्योरी इससे रिलेटेड है. आर्हेनियस थ्योरी तो आपका जो रेट कांस्टेंट है और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. लुईस थ्योरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, या एसिड बेस बिहेवियर जो लुईस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट था उसके बारे में. ब्रॉन्स्टन-लॉरी भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, लेकिन जो ऑसवाल्ड लॉ है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन इज 17. व्हाट विल बी द क्यू वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एज बिलो विद द गिवन एग्जैक्ट मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो हमें यहाँ क्यू वैल्यू निकालनी है, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है. हमारे पास मासेस दिए गए हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो सबसे पहले हमें मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो डेल्टा एम होगा चेंज इन मास, तो वो होगा आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. तो हमारे पास जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया है, जब टोटल आपको दिया गया है तो वो 30.9841 तक आएगा. और जो प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, हम ये क्वेश्चन में दिए थे इन सबके मासेस, तो ये आएगा 9816 और टोटल हमारे पास आ जाएगा 0.0025. लेकिन ये है AMU में, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने को बोला है. तो जो मेरा 1 AMU होता है यानी एटॉमिक मास यूनिट होती है, इट इज इक्वल टू 931 या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास जो Q आएगा आंसर वो आएगा 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 931.5 विच इज इक्वल टू 2.329. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो हम देखेंगे अब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ. तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द कंपाउंड एंड देयर टिपिकल यूज फ्रॉम द गिवन सेट. तो हमें बताना है कौन सा बिल्कुल आपके पास करेक्ट मैच है और कौन से नहीं है. विल्किंसन कैटलिस्ट इज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. टेट्रा इथाइल लेड इज एक्ट एज एंटी नॉकिंग एजेंट, यस दिस इज करेक्ट. उसे एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह एक्ट किया जाता है, उसे लिया जाता है काम पे. जिगरन नाटा कैटलिस्ट हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम होता है, तो ये हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट है. और वेनेडियम जो पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट होता है वो ऑक्सीडेशन करता है SO2 to SO3 जब कैटरैक्ट प्रोसेस होती है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. दैट मीन आपकी जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19. द वैल्यू ऑफ स्पिन only magnetic moment is 2.83 bm is not shown by which वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन. तो जो 2.83 की बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो इनमें से कौन सी कंडीशन शो नहीं करेगी. तो अगर हम बात करें D4 की, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बना है, दैट मीन उसने पेयरिंग करवा रखी होगी. तो अगर हम पेयरिंग इसने करवा रखी है 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास 1 2 3 और 4 इस तरह से होंगे. तो उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं. तो जिनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 2 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो 2.83 ही आता है. D4 की बात करें वीक
फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड में अगर D4 होगा तो दैट मीन पेयरिंग नहीं हो पाई है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो आपके पास ये यहाँ इसके पास कितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो 4.91 के करीब रहेगी। D8 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसके पास ये सारे के सारे ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ यहाँ 2 फर्दर 1 2 3 4 5 6 और 7 8 2 ही बचेंगे, तो इसकी वैल्यू भी 2.83 समथिंग ही आएगी। और D2 अगर वीक फील्ड है, ऑब्वियसली बात है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ अनपेयर्ड, तो आपके पास फिर भी वैल्यू कितनी आएगी 2.83। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20, मैच द कॉम्प्लेक्स इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव corresponding hybridization and the number of unpaired electron in column 2। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं। तो आपके पास ये जो वाटर दिया गया है, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी पेयरिंग दोनों कराएंगे। अमोनिया इज अ वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं कराएगा। और हेलोजन दी है यहाँ फ्लोरीन, इट इज ऑल्सो द वीक फील्ड लिगेंड। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसने पेयरिंग कराई होगी, तो उसने D2sp3 हाइब्रिडेशन बनवाई होगी। तो आपके पास ये किसके साथ मैच कर जाएगा, ये मैच करेगा आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन के साथ, और 3 इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1 किसके साथ मैच करेगा, 3 के साथ मैच करेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया था आपको, वो इसमें था। बाकी भी देख लेते हैं। 2 आपका 4 के साथ मैच करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवा देगा। ये D इनर D का इस्तेमाल करेगा, DsP2 हाइब्रिडेशन होगी, और एक आपके पास कोबाल्ट के पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरी बात करेंगे आपके पास निकल अमोनिया की, 1 के साथ मैच करेगा, वीक फील्ड है तो sp3d2 आउटर d ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, और 2 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके रहेंगे। और आपके पास है ये आपके पास मैग्नीज हेक्साफ्लोराइड वाला जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी बात करें तो ये किसके साथ मैच करेगा, 5 के साथ। ये भी आपका आउटर डी का इस्तेमाल करेगा, sp3d2, 5 मैग्नीज के अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 21, द कॉम्प्लेक्स, ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया है, एक्सिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, कौन कौन से ऑप्शन में थे हमारे पास, लिंकेज आयोनाइजेशन ज्योमेट्रिकल, लिंकेज आयोनाइजेशन ऑप्टिकल, आयोनाइजेशन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, लिंकेज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। तो इसका आंसर आएगा नंबर ए, दैट इज लिंकेज आयोनाइजेशन ज्योमेट्रिकल। लिंकेज क्यों, क्योंकि यहाँ NO2 दिया है तो ये ONO भी बन सकता है। आयोनाइजेशन क्यों, यहाँ क्लोरीन है, फिर NO बाहर आ जाएगा तो अलग अलग किस्म के आयोनाइज भी हो जाएंगे। और ज्योमेट्रिकल इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 NH3 दिए हैं, 2 NO2, तो ये सिस और ट्रांस दोनों में ही शो करेंगे अपना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन था हार्ड इंटरेक्शन आर आयनिक इन नेचर एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन आर कोवेलेंट इन्वॉल्विंग पाई बॉन्डिंग एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, COF6 ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आयोडीन वाले कॉम्प्लेक्स से। अमंग द हैलाइड आयन सॉफ्टनेस स्ट्रेंथ इन इज ऑर्डर्ड एज, तो आपके पास ये बोल रहे हैं कि इसकी F नेगेटिव की ज्यादा होगी देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मॉलिक्यूल्स हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लुईस एसिड। बेयर प्रोटोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड बेयर इलेक्ट्रॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेसिक बफर्स आर द सोल्यूशन ऑफ वीक बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड। तो मैं आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताती हूँ। सबसे पहले है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 3, आपके पास ऑर्डर जो सॉफ्टनेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो आयोडीन के पास ज्यादा होती है, ये उल्टा दिया है ऑर्डर, तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मॉलिक्यूल हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लुईस एसिड, दे आर कॉल्ड लुईस बेसिस। जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। तो 3 और 4 हमारे पास आएगा। और अगली जो स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है वो है कि जो बेसिक बफर सोल्यूशन होते हैं वो वीक बेस बनाए जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाया जाता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग आना था, तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा था, C था। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो जो जितने भी पिछले पेपर भी हुए हैं, अब पेपर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो लेवल काफी इंक्रीज कर दिया है HPO ने, स्पेसिफिकली साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आता है हमारे पास 23, चूज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर अ D ब्लॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ अनस्पेसिफाइड ज्योमेट्री। तो हमें इसमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, जो कि CFT जो थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो उसके लिए सही बताएगी। द थ्योरी कंसीडर कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन अ मेटल सेंटर एंड सराउंडिंग लिगेंड, ये स्टेटमेंट गलत है। द थ्योरी रैशनलाइजेस द नॉन डीजेनरेसी ऑफ द मेटल d ऑर्बिटल बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस लिगेंड एंड द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल d ऑर्बिटल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। द थ्योरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द सराउंडिंग, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होती, वो आयनिक बॉन्ड के केस में होती है, तो ये गलत है। द थ्योरी रैशनलाइजेस इंटरेक्शन बिटवीन द सराउंडिंग लिगेंड एंड द मेटल डी इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बहुत करेक्ट बैठेगा, तो 23 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द लाइट पिंक कलर ऑफ दिस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स जो कि वाटर के साथ बना है एंड डीप ब्लू कलर ऑफ कोबाल्ट जो क्लोरीन के साथ बना है इज जस्टिफाइड ऑन द अकाउंट ऑफ, ऑप्शन में था डी ट्रांजिशन इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन एंड MlCd ट्रांजिशन इन द सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन, या LmCt ट्रांजिशन इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस और डी ट्रांजिशन इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस, ये MlCt ट्रांजिशन इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन एंड द डी ट्रांजिशन इन द सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपके पास जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, दोनों में ही डी ट्रांजिशन शो होगी कलर के लिए। 25th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एक्सिबिट इट्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने आज पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।